हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 52, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, हर संडे शाम 5 बजे रेडी होकर बैठ जाया करें, एक नोटबुक और एक पेन लेकर भी, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स भी तो मेंटेन करनी है। और फ्रेंड्स, आज के एपिसोड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीक काफी सारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट बने। तो चलिए फटाफट आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत 101वें स्थान पर। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। फ्रेंड्स, ये एक इस तरीके का इंडेक्स, एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड डिफरेंट देशों में रह रहे बच्चों के बीच में जो भुखमरी है उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब सवाल ये भी उठता है कि ये रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, कैसे पता चलता है कि किस देश में किस लेवल की भुखमरी है। इसमें 3-4 पॉइंट को देखा जाता है, यानी कि किसी देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो कुपोषण की बीमारी है उसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट का तैयार किया जाता है। अब कुपोषण का कैसे पता चलता है, क्योंकि भूखमरी है, ऑब्वियसली कुपोषण है। किसी देश में रह रहे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर उनकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है, इसका मतलब है कि कुपोषण तीव्र गति से बढ़ रहा है। अगर किसी देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एज के अकॉर्डिंग हाइट कम है तो कुपोषण काफी लंबे समय से चल रहा है। तो इस अकॉर्डिंग यानी कि ये कुछ पॉइंट देखे जाते हैं, जिसके बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 2020 में भी ये रिपोर्ट जारी की गई थी, सितंबर में ही शायद मैंने आपको बताया था, जिसमें भारत को 107 देशों में से लगभग 94वां स्थान मिला था। लेकिन इस बार ये रिपोर्ट टोटल 116 देशों के अकॉर्डिंग जारी की गई है, जिसमें भारत को 101वीं रैंक मिली है, जो कि काफी चिंताजनक है। भारत में भुखमरी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या फिर GHI के नाम से शॉर्ट फॉर्म में इसको दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत को 101वीं रैंक मिली है। अब ये रिपोर्ट किसने जारी की है? रिपोर्ट आयरलैंड की सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वर्ल्ड हंगर हिल्फ ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब आपके माइंड में यह भी आ रहा होगा कि भैया टॉप पर रैंक किसको मिली है, किस देश के अंदर सबसे कम भुखमरी है, और पाकिस्तान को कौन सा स्थान मिला है, भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल, बांग्लादेश, उनको क्या स्थान मिला है, वो भी देख लेते हैं। भाई, इस रैंक में जो टॉपर है 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि जहां पर भुखमरी बिल्कुल नहीं है या फिर सबसे कम है, एक बेलारूस है। यानी कि 1 से 18 की रैंक में कुछ देश हैं। ब्राजील है जहां पर बिल्कुल भुखमरी नहीं है, कम भुखमरी है। चिली देश है। चाइना, भारत का पड़ोसी देश, भुखमरी नहीं है चाइना में भी। साथ ही क्यूबा देश है, कुवैत है, और भी है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना को 19वीं रैंक मिली है। तो ये कुछ देश है जहां पर कम भुखमरी है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। बांग्लादेश देखिए, 76 रैंक मिली है, जहां पर भारत को 101वीं रैंक मिली है। वहीं पर भारत का पड़ोसी देश, भारत से गरीब देश, 76वीं रैंक पर है भुखमरी के मामले में। नेपाल को भी 76वीं रैंक मिली है। तो देख रहे हो, पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान भी यहीं कहीं पर होगा, आप देख रहे हो। आगे चलते हैं। पाकिस्तान, ये देखिए, पाकिस्तान को मिली है 92वीं रैंक, भारत 101 और पाकिस्तान 92 रैंक। तो यार काफी चिंताजनक। जब से ये रिपोर्ट आई तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा, डिबेट चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई काफी गंभीर है। भारत 101वीं रैंक पर है और इनको प्रॉपर स्कोर भी दिए गए हैं, जहां पर भारत को स्कोर मिला है 38.8, ठीक है, रैंकिंग स्कोर मिला है। तो भाई ये सब कुछ चल रहा है। इंपोर्टेंट करंट इवेंट है, याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, राहुल द्रविड़ बनेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच। फाइनली ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है BCCI की तरफ से कि जो वर्ल्ड कप T20 आज से स्टार्ट हुआ है UAE के अंदर, इसके बाद जो भारत के हेड कोच होंगे वो राहुल द्रविड़ होंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। काफी टाइम से ये मांग हो रही थी और टीम इंडिया भी काफी ज्यादा चाह रही थी। जो युवा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं टीम इंडिया के अंदर अंडर 19 के बाद, उनका भी मानना यही है कि अगर बेहतर चाहिए थोड़ा सा तो राहुल द्रविड़ को कोच बनाना चाहिए। तो फाइनली डिसीजन लिया जा चुका है कि राहुल द्रविड़ अगले कोच होंगे। जैसे ही T20 खत्म होता है वर्ल्ड कप, इसके बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ होंगे। और किसकी जगह ले रहे हैं? फिलहाल कोच कौन है टीम इंडिया के? हेड कोच रवि शास्त्री हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने की भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गारंटीडली पूछा जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष संघ, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म है इसकी ISPA। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये है क्या, भारतीय अंतरिक्ष संघ है क्या? फ्रेंड्स, ये एक एसोसिएशन है। ऑब्वियसली देखिए, जो स्पेस सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए, इंडिया के अंदर स्पेस सेक्टर के अंदर और भी ज्यादा इनोवेशन लाने के लिए इस एसोसिएशन को भारत के अंदर बनाया गया है। साथ ही जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर हैं, उनको भी एक तरीके से इनवाइट किया जा रहा है, उनको भी एक तरीके से मौका दिया जा रहा है ताकि वो स्पेस सेक्टर में और भी ज्यादा इनोवेशन कर सके। अभी तक क्या था, इसरो एक गवर्नमेंट एजेंसी है भारत की जो कि इसमें काम कर रही थी, जहां पर बजट की भी प्रॉब्लम आती थी, ऑब्वियसली एसेट्स की भी प्रॉब्लम आती थी, इसी वजह से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सबको पता है अंतरिक्ष मतलब स्पेस सेक्टर में भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहां पर पहुंच जाना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंचा है। इसलिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन का गठन किया गया है। ये जो है ये एक तरीके से इंडिया के अंदर इंडियन स्पेस जो सेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस एसोसिएशन का गठन किया गया है। जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है वो भी इनोवेशन के लिए अब इसमें हिस्सा ले सकती हैं, यानी कि इनोवेशन के लिए आगे आ सकती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह रहा है कि जो हम हैं वो इन सभी एजेंसीज को जो इनोवेशन करना चाहते हैं स्पेस सेक्टर में, हम उनको एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करके देंगे और वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट मिलेगा। स्पेस सेक्टर के मामले में भारत बहुत आगे जाएगा। ऑब्वियसली बजट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब बहुत सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज इसमें आगे आएंगे, हिस्सा लेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया है, यानी कि जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं स्पेस सेक्टर में उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत के तहत किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो स्पेस रिलेटेड चीजें हैं जो भारत करता है, सैटेलाइट लॉन्च करनी हो या फिर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसको बाहर से मदद लेनी पड़ती है। तो जो बाहर से मदद लेनी पड़ती है ये ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत को का नारा फुलफिल नहीं करता। तो इसलिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन का गठन किया गया। जो बाहर से मदद ली जाती है उसको ना लिया जा सके और भारत में ही सब कुछ किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ा जा सके, आत्मनिर्भर भारत के। इसकी एक टैगलाइन भी है, याद रखिएगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो लॉन्च किया गया है 11 अक्टूबर को, इसकी एक प्रॉपर टैगलाइन भी है। इसकी टैगलाइन है भूमंडल से ब्रह्मांड तक। भूमंडल से ब्रह्मांड तक टैगलाइन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, याद रहेगा। इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा अगर आपकी डिमांड रही तो। मैं भी सोच रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इतना ही नहीं, साथ ही इंडियन स्पेस एसोसिएशन स्पेस सेक्टर में पॉलिसीज बनाने का भी काम करने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने जारी की भारतीय टीम की स्पेशल वर्ल्ड कप जर्सी। तो काफी टाइम से इसके ऊपर चल रहा था कि हाँ इंडियन टीम को नई जर्सी मिलने वाली है वर्ल्ड कप के लिए। तो फाइनली 13 अक्टूबर को बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक इमेज शेयर की ये, और फाइनली अनाउंसमेंट कर दी कि जो वर्ल्ड कप T20 में आप फिलहाल देखोगे तो टीम इंडिया को इस नई जर्सी के साथ देखने वाले हो। और इस नई जर्सी का जो नाम है वो देखिए, नई किट को नाम दिया गया है विलियम चीयर्स जर्सी। विलियम चीयर्स जर्सी ये है जो कि ब्लू टाइप बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, जर्सी के ऊपर आपको बीसीसीआई का लोगो यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट ऊपर देखिए, इसके जस्ट ऊपर आपको 3 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। इनका भी कुछ मतलब है। 3 स्टार्स का मतलब है ये 3 स्टार्स रिप्रेजेंट कर रहे इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीते हैं। साथ ही एक स्टार रिप्रेजेंट करता है 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप को, ठीक है, जो कि कपिल देव जी के टाइम पर जीता गया था। दूसरा जो स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप जीता गया था महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। थर्ड जो स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप को। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो बीसीसीआई के लोगो के ऊपर 3 स्टार है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के अंदर जो वर्ल्ड कप जीते गए 3 स्टार उनको रिप्रेजेंट करने हैं। क्लियर है, तो ये नई जर्सी है इंडियन क्रिकेट टीम की, याद रखिएगा। बीसीसीआई ने 13 अक्टूबर को लॉन्च की है, जारी की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने पूर्व आईएएस अमित खरे, नाम है अमित खरे,
सलाहकार को इंग्लिश में बोलेंगे एडवाइजर, यानी कि जो पीएम मोदी हैं उनके जो नए एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं और फाइनली कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है, उनका नाम है अमित खरे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नए एडवाइजर कौन बने हैं? अमित खरे, जो कि 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है। और अमित खरे वही आईएएस अधिकारी है जिन्होंने बिहार के अंदर जो चारा घोटाला था उसका पर्दाफाश किया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं को जेल में जाना पड़ा था। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी भी जेल में गए थे, जो कि फिलहाल बेल पर बाहर हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा अमित खरे वही हैं ये चारा घोटाले से रिलेटेड जिन्होंने उसका पर्दाफाश किया था। क्लियर है? प्रधानमंत्री के नए एडवाइजर कौन बने, सलाहकार कौन बने? आईएएस अमित खरे। इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, 16 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य 3-4 बन जाते हैं। एक उद्देश्य तो यही है क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO का गठन हुआ था। FAO होता क्या है? फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसका गठन हुआ था, इसीलिए 16 अक्टूबर को इसका गठन होने के वजह से इसी उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को 1979 से मनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे। एक कारण इसका यह भी है कि जो दुनिया के डिफरेंट कोने में, दुनिया के डिफरेंट देश में जो भूखमरी बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इससे निपटने के लिए, भूखमरी को खत्म करने के लिए एक जागरूकता फैलाई जाती है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में, कि जो लोग जिनको खाने की जरूरत है उनको खाना प्रोवाइड किया जाए, उनको मदद की जाए और जो भूखमरी की समस्या है कुछ ना कुछ करके इसको खत्म किया जाए। इसी वजह से एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2 कारण हो गए। एक कारण यह भी है इस दिवस का मनाने का कि अगर हमको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, अगर फिट रहना है तो उसके लिए एक हेल्दी फूड का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड का सेवन करें, यानी कि साफ खाएं, स्वच्छ खाएं, अच्छा खाएं। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए एक मैसेज ये भी दिया जाता है, इसलिए भी लोगों को जागरूक किया जाता है। तो 3-4 रीजन हो जाते हैं इस दिवस को मनाने के लिए। ठीक है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। हर बार एक नए थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था, ये देखिए, सेफ ईटिंग नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। सेफ ईटिंग नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। नोट कर लिया? थीम है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में थीम भी पूछ ले जाता है कई बार। नेक्स्ट है, 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि जो बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियां हैं, साथ ही बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए और साथ ही समाज के अंदर बालिकाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए ये जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है। इसीलिए तो हर साल 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इसका एक अलग थीम होता है। इस बार जो थीम था, नोट कर लीजिएगा, डिजिटल जनरेशन। डिजिटल जनरेशन के साथ इस बार इस दिवस को मनाया गया, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास। T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने। फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड वाइड इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो 300 T20 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी ही वर्ल्ड वाइड इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा IPL मैचेस खेले हैं। लगभग अब तक 207 IPL मैचेस महेंद्र सिंह धोनी खेल चुके हैं। और फिलहाल MS धोनी ट्रेंडिंग में चले हुए हैं, क्योंकि हाल ही में चौथी बार IPL का खिताब CSK ने जीता है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। तो ऑब्वियसली अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भैया पहले पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, दूसरे तीसरे पर कौन से हैं, वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट रैंक महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने 300 मैचों में कप्तानी किया। T20 की बात हो रही है। सेकंड नंबर पर आते हैं डैरेन सेमी, जो कि शायद सेंट ल्यूसेन के खिलाड़ी है। 208 मैचेस इन्होंने खेले हैं। थर्ड नंबर पर विराट कोहली, 185 मैचों में इन्होंने T20 की कप्तानी की है अब तक। चौथे नंबर पर गौतम गंभीर है, 170। पांचवें नंबर पर रोहित शर्मा 153 मैचों में T20 की कप्तानी कर चुके हैं। तो ठीक है, ये रैंकिंग फिलहाल चल रही है। और हाल ही में MS धोनी की एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जब मतलब ट्रॉफी इनको मिलती है IPL में, जब ये फाइनल जीतते हैं अभी 2-3 दिन पहले,
तो जब ट्रॉफी ये सेलिब्रेट कर रही होती है, जैसे इनको ट्रॉफी मिलती है, सौरभ गांगुली और जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई के जय साहब वो देते हैं, तब ये आ रही होती हैं, तो मतलब ये ट्रॉफी देके अपना साइड में पीछे खड़े हो जाते हैं, बाकी सब सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि एक प्लेयर के हाथ में देते हैं। तो मतलब ये पहले से ही इनके अंदर है। आपने 2011 वाला वर्ल्ड कप देखा होगा, सब लोग आगे चल रहे हैं ट्रॉफी जीत के, जबकि मैच फिनिशिंग किसने की थी? एमएस धोनी ने। कैप्टन कौन थे? एमएस धोनी। सबसे पीछे चल रहे थे। मतलब जो ये शो ऑफ है एमएस धोनी कभी नहीं करते। तो यार मेरे हिसाब से जो एक लीडर की पहचान होती है ना, ग्रेट लीडर की, वो यही होती है, कभी भी शो ऑफ नहीं करते कि हाँ मैंने किया। ऐसा हो सकता था, वैसे ज्यादातर आप देखोगे क्या होता है, ट्रॉफी जीती एमएस धोनी ने, मतलब कप्तान थे, तो आके बिल्कुल फ्रंट पे खड़े होके फोटो खिंचा रहे हैं, ये करते, लेकिन ये साइड में हो जाते हैं। हमेशा से मैंने ऐसे ही देखा है। ज्यादा मैचेस में फॉलो नहीं करता, लेकिन मुझे पता है। तो यार जो एमएस धोनी के फैन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की। लो भाई, दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग या फिर ड्राइविंग लेस ट्रेन आ चुकी है, जो कि जर्मनी ने बनाई और फाइनली इसको लॉन्च कर दिया है, और अभी 10-15 दिन बाद इसको शुरू कर दिया जाएगा। लगभग फिलहाल 4 ट्रेनों की तैयारी की गई, यानी कि 4 ट्रेन पटरी पर दौड़ना शुरू कर देगी। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि कोई भी स्पेशल ट्रैक वगैरह नहीं बनाए गए हैं। जो लोकल ट्रेन के लिए ट्रैक ऑलरेडी थे, उन्हीं ट्रैक के ऊपर इन ट्रेन को डाला गया है, यानी कि बिल्कुल सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन इनको बनाया गया है। और इसको टैग मिल चुका है इंडियाज फर्स्ट का, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट का टैग इसको दिया गया, यानी कि इंडिया, सॉरी क्या यार कितना ब्लंडर कर रहा हूं मैं, मतलब इसको वर्ल्ड फर्स्ट का टैग दिया गया है, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड में पहली ड्राइवर लेस या फिर वर्ल्ड में पहली सेल्फ ड्राइविंग ये एक ट्रेन है, जो कि जर्मनी में बनाई गई। गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है, 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी लगाई जा सकेगी वैक्सीन, डीसीजीआई ने दी मंजूरी। तो फ्रेंड्स फाइनली इंडिया के अंदर भी 2 से 18 साल के बीच के बच्चों को भी वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 1-2 दिन में इसकी गाइडलाइन जारी कर देगी। अब सवाल यह भी उठता है कि भाई कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत के अंदर ये पहली वैक्सीन है जिसको मंजूरी मिली है 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए। यस, ये वैक्सीन है कोवैक्सीन। अब सवाल यह भी उठता है कि कोवैक्सीन किसने बनाई है, आपको पता है, भारतीय बायोटेक, ठीक है, या फिर भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया। किसके साथ मिलकर? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने इसको बनाया है, ठीक है, इसको तैयार किया है। और लगभग 70% इसका रिजल्ट भी देखा जा रहा है कोवैक्सीन का। तो याद रखिएगा, कोवैक्सीन लगाई जा रही है 2 साल से ऊपर के बच्चों को भी। क्लियर है। और नीचे मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है, अब तक कोरोना वैक्सीन की लगभग 95 करोड़ 89,78,049 डोज दी जा चुकी है, ठीक है। अब तक भारत के अंदर कितने लोगों को डोज दी जा चुकी है? 18+ लोगों को। देखिए लगभग 95 करोड़ 89 लाख लोगों को डोज दी जा चुकी है, यानी कि 2 महीना और है और भारत में 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो काफी स्पीड अब नजर आ रही है। तो डीसीजीआई ने फाइनली कोवैक्सीन को मंजूरी दे दिया कि 2 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगा। अब डीसीजीआई क्या है यार, पता होगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। लिख देता हूं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखेगा, इसने मंजूरी दी है फाइनली। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म में पूछा जाएगा ये डीसीजीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखिएगा। कोल क्राइसिस इन इंडिया, देश में बिजली संकट पैदा होने का खतरा। आपने हाल ही में बहुत सारे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स, बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होगी, जहां पर यह अपडेट दिया जा रहा है कि भारत के अंदर बिजली का संकट आने वाला है, बिजली की कमी भारत के अंदर पड़ने वाली है। हो सकता है नवंबर-दिसंबर में हमें यह संकट झेलना पड़ जाए। अब सवाल यह भी उठता है कि भारत के अंदर बिजली की कमी क्यों होने जा रही है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मोस्ट हॉट टॉपिक, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और एग्जाम में गारंटीली पूछा जाएगा। और जनरल नॉलेज के लिए आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना भी चाहिए। तो बिजली की कमी क्यों पड़ने जा रही है भारत के अंदर? इसका रीजन 2019 से स्टार्ट हो जाता है। 2019 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, कोविड से पहले की बात, ठीक है। अगस्त 2019 में एक रिपोर्ट के थ्रू बताया गया, जब बिजली की खपत थी लगभग 106 बिलियन यूनिट्स बिजली की खपत थी, ठीक है।
अब रिपोर्ट जारी की गई कि 2021 अगस्त में जो बिजली की खपत पहुंच गई है वो लगभग 124 बिलियन यूनिट पहुंच गई है, यानी कि 18% की वृद्धि हो गई है बिजली की खपत में। अब बिजली की खपत अचानक से भारत के अंदर कैसे बढ़ गई 2 साल के अंदर? इसका रीजन है अनलॉक। क्राइसिस आया जो पैंडेमिक का, अनलॉक हुआ, अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट पूरा देश अनलॉक हो चुका है और जिसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज, स्कूल वगैरह सब कुछ अचानक अनलॉक हुए, फैक्ट्री चली, इसी वजह से बिजली का कंजप्शन एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऊपर से गर्मी का सीजन, इसी में ही अनलॉक हुआ, गर्मी में ऑलरेडी बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसी वजह से ये 124 बिलियन यूनिट पहुंच गया है। ठीक है, तो ये हो गई बिजली की कमी। ठीक है, इस वजह से बिजली की कमी आ रही। अब बिजली की कमी को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार अपने आप को असमर्थ क्यों दिखा रही है कि हम कमी पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं? इसका एक रीजन है कोयला। अब जहां पर भी आपने ये वीडियोस, न्यूज वगैरह जहां पर भी देखा होगा कि बिजली की खपत से रिलेटेड कोयले का बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत के अंदर जो बिजली बनाई जाती है, बिजली का जो उत्पादन होता है, उसका 70%, भारत के अंदर 70% बिजली का उत्पादन कोयले के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब कोयले के थ्रू किया जाता है। अब एक सवाल यह भी है कि केवल भारत के अंदर ही बिजली की कमी नहीं पड़ने वाली है, भारत के अंदर ही बिजली की खपत नहीं बढ़ी, बल्कि होल वर्ल्ड के अंदर बिजली की खपत बढ़ी है, डिफरेंट देशों के अंदर बिजली की खपत बढ़ी है। अब ज्यादातर देशों के अंदर कोयले के थ्रू ही बिजली बनाई जाती है, कोयले के थ्रू बिजली बनाई गई तो कोयले की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देशों ने कोयला उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन देशों के अंदर भी बिजली की खपत बढ़ी है तो कोयले की जरूरत पड़ेगी बिजली बनाने के लिए, तो सभी ने कोयले की डिमांड कर दी। अब कोयले की डिमांड जैसे ही हुई, कोयले की डिमांड जैसे ही हुई, आपने अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमी पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, तो इसमें एक फंडा होता है, एक रूल होता है, जब भी किसी वस्तु की या फिर डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो उसके प्राइस यानी कि उसका जो रेट है, दाम है, वो इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी वस्तु की मांग घट जाती है, डिमांड घट जाती है, तो उसके रेट भी घट जाते हैं। इसलिए कोयले की डिमांड बढ़ी तो कोयले के जो रेट हैं, ठीक है, उसके दाम है, वो भी अचानक से बढ़ गए। सबसे ज्यादा जो कोयला इंपोर्ट किया जाता है स्पेशली भारत और चाइना के थ्रू, वो ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया से किया जाता है। अब चाइना तो मैक्सिमम इंडोनेशिया से कर रहा है, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से भारत कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया दोनों ने ही कोयले के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, जिसकी वजह से, क्योंकि उनके पास भी कोयले की कमी है, बहुत सारे देश भी कोयला उठा रहे हैं, ऑब्वियसली अगर कोयले के वो रेट ना बढ़ाएं, ऑब्वियसली खपत कोयले की होना शुरू हो जाएगी और उनके पास भी कोयले का स्टॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन इतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोयले के दाम बढ़े। कोयले के दाम बढ़ने की वजह से भारत कोयले को इंपोर्ट करने में असमर्थ है, क्योंकि दाम बढ़ गया, अगर ज्यादा दाम पे उठाएगा ऑब्वियसली भारत की अर्थव्यवस्था को ये इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखने के लिए ये चीजें की जा रही है, यानी कि कोयला जिस मात्रा में चाहिए बिजली बनाने के लिए वो इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है भारत के अंदर। इसी वजह से बिजली की कमी आने का संकट बताया जा रहा है, क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा है, कोयला नहीं मिलेगा तो बिजली नहीं बनेगी और बिजली की खपत प्रॉपर चल रही है, तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है। इसी वजह से इस संकट को झेला जाएगा। अब सरकार क्या कर रही है इस चीज को लेकर? सरकार ने किया है कि भारत के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाए, जो कोयला उत्पादन हो रहा है भारत में उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, जो और ज्यादा फैक्ट्रीज हैं या फिर जो मतलब लगती हैं फैक्ट्रीज वगैरह, उनको और भी ज्यादा लगाने की प्रोडक्शन बनाने का किया गया कि ज्यादा से ज्यादा कोयले का खुद ही भारत के अंदर प्रोडक्शन किया जाए अगर बिजली की हमें खपत पूरी करनी है। साथ ही जो कोयले का स्टॉक्स वगैरह है भारत के अंदर, स्टॉक वगैरह लगता है, उसके ऊपर निगरानी की घोषणा भारत सरकार ने की। और साथ ही भारत सरकार ने भारत की जनता से भी अपील की कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वेस्ट ना होने दे, कम से कम इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी का करें ताकि हम इस चीज को बैलेंस रख पाए। तो भारत ये कुछ कदम उठा रहा है इस चीज को लेकर। तो भाई इसी वजह से ये आ रहा है कोल क्राइसिस इन इंडिया, या तो कोयला या फिर बिजली। कोयला की वजह से बिजली नहीं आ रही है। 14 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। शायद आज का लास्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है और महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड है। हाल ही में 14 अक्टूबर गया है, तो इसी दिन दुनिया भर के अंदर विश्व दृष्टि दिवस, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वर्ल्ड साइट डे। आपको पता है जैसे ही कोरोना, अब दूसरी जो वेव आई थी भारत के अंदर, इसमें क्या हुआ था, ब्लैक फंगस चला था एक, ठीक है, म्यूकोर्मिकोसिस के नाम से भी जिसको जाना गया, ठीक है, यानी कि जो कि आंखों को इफेक्ट कर रहा था। साथ ही
बहुत सारा आजकल डिजिटली हो रहा है, ऑनलाइन स्टडी हो रहा है, जहां पर बहुत सारे लोग कंप्यूटर मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं। साथ ही एंटरटेनमेंट भी, टीवी वगैरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोन वगैरह में मूवी वगैरह देख रहे हैं, गेमिंग वगैरह खेल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ें हैं जो इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और इसी वजह से हमारी आंख जो है उसको इफेक्ट हो रहा है, यानी कि हम अपनी आंखों को कमजोर बना रहे हैं। इसी वजह से 14 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है एक अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है कि आज का जो जमाना डिजिटल हो गया है, इसमें हमें अपनी आंखों का ख्याल भी रखना है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज के पीछे हम अपनी आंखों की रोशनी ही खो दें। इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमें अगर वर्ल्ड को देखना है तो हमें अपनी आंखों की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, इनको बचाए रखना होगा। इसलिए ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। इस बार इस दिन का थीम क्या था, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। थीम था इसका लव योर आइज, लव योर आइज। इस बार इस दिवस का थीम था, 14 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे मनाया गया। याद रहेगा क्यों मनाया जाता है, आपको बता ही दिया मैंने। कोई भी दिवस मनाया जाता है, ज्यादातर उसके पीछे का मकसद यही होता है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए वो दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग अवेयर हो सके उस चीज को लेकर। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही थे। जितने करंट इवेंट मैंने बताए यही इंपॉर्टेंट निकले इस वीक। काफी सारे लोग बोलें कि भाई आपने तो कम कराए हैं, ऐसे काम चल जाएगा क्या इतने से करंट इवेंट से? देखिए भाई, मैं मोस्ट सिलेक्टेड लेकर आता हूं, कुछ भी फालतू का आपके सामने डिस्कस नहीं करता। मैं भी आपको डेली के 20-20, 30-30 करंट इवेंट कवर करा सकता हूं नहीं, लेकिन मैं आपको केवल वही कवर कराता हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। एकदम फिल्टर करता हूं, डेली देखता रहता हूं कि आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तब जाके वो सिलेक्टेड लेकर आता हूं। तो आज इस वीक इतने ही इंपॉर्टेंट करंट इवेंट निकले तो मैंने आपको यही कवर करा दिए। क्लियर है? पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। वैसे पीडीएफ का लालच आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने हाथ से खुद नोट करोगे ना, उसका ज्यादा बेनिफिट आपको होता है। पीडीएफ की डिमांड करते रहते हो, पीडीएफ में पढ़ा फिर भूल गए, उससे कुछ फायदा नहीं। अगर आपको रिटेंशन पावर बढ़ानी है, आप चीजों को हमेशा याद आपको रखना है, तो खुद से प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चला करें। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ दे देते हैं आज। तो यार इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू हेलाउस के नाम से मिल जाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।